हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिंगवाला स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज भाग 3 लेके आए हैं हम उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल, जिसमें जो आपका पौराणिक ग्रंथ है उससे रिलेटेड होगी ये वीडियो। ठीक है, पहली इससे 2 वीडियो आपने उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा और जिसमें आपने उत्तराखंड के बारे में पढ़ा है। ठीक है, जो बिल्कुल बेसिक था, जिसमें हमने वनों के बारे में और उत्तराखंड की जो आपकी प्रकृति है, ठीक है, बुरांश है, ठीक है, पुष्प है, इससे रिलेटेड वो वीडियो दी है। दूसरी वीडियो में आपने ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा, जिसमें गवारकिया गुफा, लवेथाप, ठीक है, फल सीमा और मलारी गांव, पनकोट। ठीक है, तो उसमें आपने ऐतिहासिक काल में ये पढ़ा है। ठीक है, और आज है ऐतिहासिक काल। इसमें आप जो ऋग्वेद है उसमें क्या क्या उत्तराखंड के लिए क्या क्या वर्णन किया गया है, किस भाषा में इसको क्या बताया गया है, ठीक है, आज वो देखने वाले हैं। तो इससे पहले आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए ऐतिहासिक काल में देखते हैं। आज ऐतिहासिक काल के मुख्य स्रोत में इसे पौराणिक ग्रंथ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख हमें किस चीज़ में मिलता है, या ऐसा पूछा जाए उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख हमें किस में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। और सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद, आपको याद रखना है। और वेद कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, ऋग्वेद में इस क्षेत्र को देवभूमि, मनुष्यों की भूमि और पूर्ण भूमि कहा गया है। ठीक है, आपको नोट डाउन करते हुए चलना है, कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए, तभी आप दोस्तों अच्छे से इसे रिवीजन कर पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ लिखने से जल्दी ही याद हो जाती है। चलिए, ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर आपको परीक्षा में ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों, और जितनी भी उत्तराखंड की परीक्षाएं हुई है, ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस के हिसाब से तो ये जो आज हम लेसन करा रहे हैं, इसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए, ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वो उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हुआ है। स्कंद पुराण में हिमालय को कितने खंडों में वर्णित किया था, या कितने खंडों में विभाजित किया था या बांटा गया था, तो ये 5 खंड थे: नेपाल, केदारखंड, मानसखंड, कश्मीर और जालंधर। आपको ये याद रखना है, जो इस प्रकार दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, ठीक है, चलिए, स्कंद पुराण में हिमालय के 5 खंडों का वर्णन मिला है, जिसमें 5 खंड निम्न प्रकार हैं: नेपाल, केदारखंड, मानसखंड, कश्मीर और जालंधर। ठीक है दोस्तों, माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदारखंड कहा गया है। ठीक है दोस्तों, माया जो क्षेत्र है, ठीक है, इसे केदारखंड कहा गया है। ठीक है, और नंदा देवी जो कालागिरी पर्वत तक का क्षेत्र है, ठीक है, इसको मानसखंड कहा गया है। ठीक है दोस्तों, हमारे एक गढ़वाल मंडल, एक कुमाऊं मंडल, ठीक है, एक को मानसखंड कहा गया है, ठीक है, और एक को क्या गया कहा गया है, केदारखंड। ठीक है, चलिए, केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र और मानसखंड कुमाऊं क्षेत्र को कहा गया है। और माया जो क्षेत्र था वो ये गंगा द्वार से हरिद्वार तक के क्षेत्र को कहा जाता था। ठीक है, आपको याद रखना है या नोट डाउन करते हुए चलना है आपको। ठीक है, माया जो क्षेत्र है वह गंगाद्वार किसे क्या कहा जाता था दोस्तों, ये हरिद्वार तक के क्षेत्र को कहा जाता था। ठीक है, पुराणों में केदारखंड व मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को ब्रह्मपुर, खस देश व उत्तरखंड कहा जाता था। सबसे पहले जो हमारा नाम दिया गया था तो वो उत्तरखंड था। ठीक है, वेदों के हिसाब से। ठीक है, और उत्तराखंड को पुराणों में ही क्या कहा गया है, मानसखंड भी कहा गया है, ब्रह्मपुर भी कहा गया है, खस देश भी कहा गया है, उत्तरखंड भी कहा गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। केदार और मानसखंड का ये यहाँ पे आपको जो भावी चित्र है वो नज़र आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, बौद्ध साहित्य के पाली भाषा में उत्तराखंड के लिए हिम्मत शब्द का प्रयोग हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया बौद्ध साहित्य की पाली भाषा में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और शायद ये देखने को आपको मिला भी होगा। ठीक है, आपने जो अगर पिछली कोई परीक्षा के पेपर सोल्व किए होंगे या आपने नोट्स बनाए होंगे तो उनमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। बौद्ध साहित्य की पाली भाषा में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये हिमवंत का प्रयोग हुआ है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है। चलिए, कोसेताकी ब्राह्मण में बद्रिकाश्रम में वाक देवी का निवास स्थान बताया। किस देवी का निवास स्थान बद्रिकाश्रम में बताया गया है, तो कोशताकी ब्राह्मण में। ठीक है, चलिए, अब चलते हैं गढ़वाल क्षेत्र पे। और गढ़वाल क्षेत्र के बारे में बिल्कुल बेसिक से आपको गढ़वाल क्षेत्र, जहाँ पे बद्रिकाश्रम, तपोवन भूपि और केदारखंड, ठीक है, और मालिनी नदी, ठीक है, यहीं पे ही मिलेगा। भरत जी का जन्म भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते हुए चलना है दोस्तों। ठीक है, चलिए, गढ़वाल क्षेत्र। गढ़वाल क्षेत्र के प्राचीन नाम क्या था, बद्रिकाश्रम था, तपोवन भूमि था, केदार खंड कहा जाता था इसको। ठीक है, क्या क्या कहा जाता था गढ़वाल क्षेत्र को, बद्रिकाश्रम, तपोवन भूमि और केदारखंड कहा जाता था। केदारखंड में गढ़वाल की सीमाओं की लंबाई 50 योजन व चौड़ाई 30 योजन बताई गई है। ठीक है, ये जो है, ठीक है, आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों, केदारखंड व मानसखंड की सीमा का विभाजन बांधान
क्षेत्र व नंदा देवी पर्वत को कहा गया है? विभाजन किसे क्या है? जो आपका बधान क्षेत्र है या नंदा देवी पर्वत है, इसको कहा गया है। ठीक है, 1515 ईस्वी के आसपास अजयपाल ने 52 गढ़ों को जीता था, तब इस क्षेत्र को गढ़वाल कहा गया। ठीक है, तो जो यहाँ का प्रतापी राजा था अजयपाल, इसने 52 गढ़ों को जीता था, तभी हमारे गढ़वाल क्षेत्र का नाम गढ़वाल पड़ा। ठीक है, और गढ़वाल किस वर्ष राजधानी बनाई? ठीक है, तो 1854 में ये सबसे पहले जो जिला था वो बनाया गया था पौड़ी को। ठीक है, ये गढ़वाल के अंदर आता है। ठीक है, और गढ़वाल से रिलेटेड आपको एक फैक्ट और याद रखना है। ठीक है, चलिए, गढ़वाल से रिलेटेड आपको एक फैक्टर याद रखना है। 1969 में गढ़वाल मंडल बना। ठीक है, किस वर्ष बना? 1969, 169 में। ठीक है, किस वर्ष बना? 1969 में बना। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए, तब इसमें कितने जिले थे आपको ये भी याद करना है। जब 1969 में हमारा गढ़वाल मंडल बना, ठीक है, एक सेकेंड, 1969 में गढ़वाल मंडल बना तो इसमें 4 जिले थे। ठीक है, 4 जिले कौन कौन से थे? पहला नंबर पौड़ी का, ठीक है, दूसरा नंबर यहाँ पर आता है, ठीक है, आपके टिहरी का, तीसरा नंबर आता है चमोली का, और चौथा नंबर आता है दोस्तों आपके उत्तरकाशी का। ठीक है, आपको ये याद रखना है, पूछा जा सकता है। चलिए, ऋग्वेद में वर्णन मिलता है कि इस क्षेत्र में असुर राजा शबर के 100 गढ़ों को इंद्र व सुदास ने नष्ट किया। ठीक है, कहाँ से मिलता है? ये गढ़वाल क्षेत्र से मिलता है। ठीक है, और ऋग्वेद में। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, गढ़वाल क्षेत्र में कुबेर की राजधानी किसे बताया गया है? ये अलकापुरी को कहा गया है। अलकापुरी में मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का स्थान मिला है। ठीक है, और अलकापुरी किसका स्थान था? ये जो हमारे आदि पूर्वज मनु है उनका स्थान था या स्थल था। ठीक है, इसे नोट डाउन करते हुए चलना है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, इस क्षेत्र के बद्रिका आश्रम के पास गणेश, नारद, मुचकंद, व्यास व स्कंदन गुफा में वैदिक ग्रंथों की रचना हुई है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए गणेश गुफा कहाँ पर स्थित है? ये बद्री के नाथ के पास स्थित है। मुचकंद पूछे, व्यास पूछे, स्कंदन पूछे, जो तीनों चारों जो भी गुफाएं हैं दोस्तों जो आपको नजर आ रही होंगी, ठीक है, ये सभी कहाँ पर है? बद्रिका आश्रम के पास स्थित है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है हमारा टिहरी गढ़वाल की एक पट्टी हिमयान में विश्वनाम पर्वत है। ठीक है, जिसमें अगर पूछा जाए विश्वनाम पर्वत कहाँ स्थित है तो टिहरी में याद रखना है, टिहरी गढ़वाल में। इस पर क्या है? विशिष्ट गुफा, विशिष्ट कुंड, ठीक है, ये विश्वनाम नामक पर्वत पर स्थित है। ठीक है, और बद्री का आश्रम, ठीक है, याद रखना है। चलिए, देवप्रयाग में भगवान राम का एक मंदिर है जहाँ भगवान राम ने तपस्या की थी। कहाँ पर स्थित है ये? अगर पूछा जाए भगवान राम ने किस मंदिर पर भगवान राम ने तपस्या की थी, ठीक है, भगवान राम ने कहाँ पर तपस्या की थी और किस मंदिर में की थी? ये देवप्रयाग में की गई थी। ठीक है दोस्तों, और पूछा जाए कि भरत ने, ठीक है, भरत का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है दोस्तों, और टिहरी में ही लक्ष्मण जी ने भी तपस्या की थी, ये जो प्रेजेंट में आपका ऋषिकेश में स्थित है। ठीक है, इसे तपोवन कहा जाता है। ठीक है, रामायण कालीन बाणासुर का राज्य गढ़वाल क्षेत्र में था। ठीक है, जो रामायण कालीन बाणासुर है इसका जो राज्य था गढ़वाल क्षेत्र में था, और बाणासुर की जो राजधानी थी वो ज्योतिषपुर जोशीमठ में स्थित है अभी प्रेजेंट में। ठीक है दोस्तों, बाणासुर की अगर पूछा जाए रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी क्या थी तो ये ज्योतिषपुर थी। ठीक है, इसे जोशीमठ कहा जाता है। महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को क्या कहा जाता है? भरतृंग कहा जाता था। ठीक है, कहा गया है। ठीक है, याद रखना है, महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को भरतृंग कहा गया है, याद रखना है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार उस समय गढ़वाल क्षेत्र में पुलिंग व किरात जातियों का अधिपत्य था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कैसे आएगा दोस्तों, आपको ये याद रखना है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार उस समय गढ़वाल क्षेत्र में पुलिंग व किरात जातियों का अधिपत्य था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शुभाऊ, जो पुलिंग राजा शुभाऊ था उसकी राजधानी क्या थी? ये आपको याद रखना है, श्रीनगर थी। और महाभारत के जो पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा था वो किसने लड़ा था? शुभाऊ ने लड़ा था पांडवों की ओर से। ठीक है, ये याद रखना है। राजा विराट की राजधानी क्या थी? जोन सागर या विराटगढ़ी थी। ठीक है, आपको याद रखना है। इसकी पुत्री जो उत्तरा है उससे जो अभिमन्यु का विवाह हुआ था। ठीक है, जो हमारे महाभारत में अभिमन्यु है उनसे इनका विवाह हुआ था। किसकी पुत्री थी ये? राजा विराट की। ठीक है, और इनकी अगर राजधानी पूछी जाए तो विराटगढ़ी इनकी राजधानी थी। ठीक है, चलिए, प्राचीन काल में इस क्षेत्र में बद्रिकाश्रम व कर्णाश्रम दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। अगर पूछा जाए बद्रिकाश्रम कर्णाश्रम किस
किसके लिए प्रसिद्ध थे, तो ये विद्यापीठ के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है दोस्तों, और यहीं से कण्वाश्रम से अपने जो भरत हैं वहीं से ही उनका जन्म होता है। ठीक है, देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले देखते हैं बद्रिकाश्रम। चलिए, खसों के समय गढ़वाल क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। ठीक है, तो गढ़वाल क्षेत्र का, और मैंने कल बताया आपको वीडियो में, तो सबसे पहले जो जनजाति थी जो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली थी वो खस जाति थी। ठीक है, कौन सी जाति थी आपको याद रखना है, खस जाति थी। और इसका बौद्ध प्रचार सबसे पहले खस जातियों ने किया। और उस समय शंकराचार्य जो हमारे वहाँ पर हरिद्वार से जो केदारनाथ तक की यात्रा कर रहे थे, तो उस समय देखा उन्होंने, तो ये खस जाति बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बहुत बौद्ध धर्म को ये मानने वाली थी जाति। ठीक है, अगर पूछा जाए कौन सी जनजाति बौद्ध धर्म को सबसे पहले अपनाने वाली उत्तराखंड की पहली जनजाति थी, वो खस जाति थी, याद रखना है। चलिए, महाभारत में देवप्रयाग को समस्त तीर्थ स्थानों का शिरोमणि व समग्र पापों का विनाशक कहा गया है, देवप्रयाग को। ठीक है, चलिए, महाभारत में सुबाहुपुर किस क्षेत्र को कहा गया है, तो ये श्रीनगर को कहा गया है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। आदि पूर्वज के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव की कन्या उपलिक से गंगाद्वार में हुआ था। ठीक है, अगर पूछा जाए राजा, जो हमारे आदि पूर्वज के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव की कन्या उपलिक से गंगाद्वार में हुआ था। ठीक है, याद रखना है। महाभारत काल में गंगा द्वार से नागराज कौरव का तथा श्रीनगर से सुबाहु मंदाकिनी के उत्तर पूर्व में असुर बाणासुर का शासन था। ठीक है, किसका शासन था, ये बाणासुर का शासन था। हाँ, नेक्स्ट है वन पर्व के अनुसार लोक मश ऋषि के साथ पांडव किस क्षेत्र पर आए थे, तो ये आए थे अपने श्रीनगर क्षेत्र पे। ठीक है, याद रखना है। ऋग्वेद के अनुसार इस क्षेत्र में प्रणय गांव में प्रलय के बाद सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की। ठीक है, याद रखना है। अब देख लेते हैं कर्णाश्रम। राजा दुष्यंत व शकुंतला के जो प्रेम प्रसंग का प्रसिद्ध था वो कर्णाश्रम था। चक्रवर्ती जो सम्राट राजा भरत का जन्म हुआ था वो कर्ण आश्रम में हुआ था। और ये किस नदी के तट पर स्थित है, ये मालिनी नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में इसका नाम चोका घाट है। कर्णाश्रम किस जिले में स्थित है, ये पौड़ी जिले में स्थित है। यहाँ कालिदास ने किसकी रचना की है, तो ये अभिज्ञानम शकुंतलम जो उनकी रचना है यहीं पर की गई है कालिदास द्वारा। किस नदी पर, मालिनी नदी पर। अगर पूछे आश्रम का नाम तो कर्णाव आश्रम आपको याद रखना है। शकुंतला विश्वामित्र व अप्सरा मेनका की पुत्री थी। अगर पूछा जाए शकुंतला की पुत्रियों का नाम क्या था, एक का नाम था विश्वामित्र व अप्सरा मेनका। ठीक है, इनकी पुत्री का नाम था। राजा दुष्यंत हस्तिनापुर के शासक थे। राजा दुष्यंत थे कहाँ के, ये हस्तिनापुर के शासक थे दोस्तों, आपको याद रखना है। चलिए, यहाँ प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी को मेला लगता है। ठीक है, चोका घाट पर हर वर्ष बसंत पंचमी के दिन एक मेला लगाया जाता है। ठीक है, प्राचीन काल में गढ़वाल में 2 विद्यापीठ थे, कर्णाश्रम और बद्रिका आश्रम। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है हमारा कुमाऊं क्षेत्र। ठीक है, आगे आपको थोड़ा सा और मैं फैक्ट के बाद बता देता हूँ। ठीक है, आपको नोट डाउन करते हुए चलना है दोस्तों। चलिए, उत्तराखंड में चलिए यहाँ से नहीं करते, थोड़ा गढ़वाल और इससे ही रख लेते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड में पहला जनपद किसे बनाया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है दोस्तों, आपको सभी को पता होगा 1815 में यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत जब आती है उत्तराखंड के अंदर, कब आती है, 1815 में। ठीक है, और याद रखना है आपको सबसे पहले कौन सा जिला बनता है। ठीक है, उत्तराखंड में, तो जब ब्रिटिश हुकूमत आती है दोस्तों, तो यहाँ जनपद कोई नहीं होता, ये कमिश्नरी बनती है। जो कमिश्नरी होती है वो फर्रुखाबाद होती है, फर्रुखाबाद। ठीक है, उसके बाद नैनीताल जिला बनता है। ठीक है, उसके बाद, और 1839 में पौड़ी यहाँ पर एक रियासत बनती है। ठीक है, ये पौड़ी डिस्ट्रिक्ट बनता है 39 में। और अपना जो ये ब्रिटिश हैं, ठीक है, चलिए दोस्तों, जो ये ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश 1840 में पौड़ी से अपना जो हेडक्वार्टर है ये श्रीनगर स्थापित कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, और 1840 के बाद ये 1891 में नैनीताल को एक डिस्ट्रिक्ट बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ आपको शायद समझ में आई होगी। और उत्तराखंड का अगर पूछा जाए सबसे पहला ब्रिटिश गवर्नर कौन था या कमिश्नर कौन था। ठीक है, तो ब्रिटिश कमिश्नर कौन था, पहला ब्रिटिश कमिश्नर
कौन था, तो ये ई गार्डनर था। ठीक है, कई बार पूछा जाएगा। ये 3 माह या 4 माह के लिए ही कार्य करत रहा है। ठीक है, उसके बाद जो ट्रेल है उनका समय शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है, इतना जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ या आपको बता रहा हूँ, इतना आप सभी ने पढ़ा होगा। ये 9 माह तक के, माफ़ कीजिए, ये 9 माह तक या 6 माह या 9 माह तक इसने कार्य किया। और इसी के समय, ठीक है, आपको हिस्ट्री भी इसीलिए बताना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हिस्ट्री से कम आपके 9-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उत्तराखंड का जो ब्रिटिश शासन है, ठीक है, वहाँ से 8 से 9 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे 40 मार्क्स में से। ठीक है, चलिए, तो ई गार्डन के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। 1815 में सबसे पहले ई गार्डन आता है, कमिश्नर आते हैं, ठीक है, हमारे उत्तराखंड के उसमें। तो यहाँ पर जब आते हैं तो ये सबसे पहले अपना पहला भूमि बंदोबस्त करते हैं। पहला भूमि बंदोबस्त कहाँ हुआ, ठीक है, पहला भूमि बंदोबस्त ई गार्डन करते हैं 1815 में। ठीक है, अगर पूछा जाएगा पहला भूमि बंदोबस्त किसके कार्यकाल या किस कमिश्नर के कार्यकाल में हुआ, तो ई गार्डन के। और ई गार्डन जब आते हैं तो प्रशासनिक इकाई और तहसीलों की भी स्थापना ये करते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या चीज़ करते हैं, प्रशासनिक इकाइयों और तहसीलों की स्थापना भी करते हैं। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। और दूसरा फैक्ट आपको ये लिखना है, ब्रिटिश का पहला गवर्नर जनरल एजेंट कौन था, तो ई गार्डनर था। ठीक है, इसके बाद इसको जो हमारी काठमांडू नेपाल में एक ब्रिटिश की जो वो थी दोस्तों, ई गार्डनर है, इसको 9 माह के बाद कहाँ पर भेज दिया गया था दोस्तों, काठमांडू नेपाल में इसको भेज दिया गया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य के उससे। ठीक है, वहाँ का इसको असिस्टेंट कुछ मैनेजर बना दिया था। ठीक है दोस्तों, और ब्रिटिश काल ने जो ब्रिटिश ने 1815 से लेकर 1839 तक किस स्थान को हेडक्वार्टर बनाया था, तो आपको याद रखना है दोस्तों, मैंने अभी बताया 1815 से लेकर 1839 तक हेडक्वार्टर श्रीनगर था। क्या था, श्रीनगर। चलिए, 1840 में इन्होंने, माफ़ कीजिए मैंने आपको शायद ऐसा बता दिया है दोस्तों कि 1839 में जो हमारा पौड़ी था ये डिस्ट्रिक्ट बना, और पौड़ी से मैंने लिखा है कि 1840 पौड़ी से श्रीनगर। ठीक है, नहीं, वो मैंने थोड़ा आपको, माफ़ कीजिए दोस्तों, या ऐसे आपको लिख लेना है। ठीक है, वहाँ से अगर आपने लिखा है तो वहाँ से ऐसे सही कर लेना है। 1815 से लेके 1839 तक, ठीक है, 1839 तक जो हेड क्वार्टर था ये दोस्तों नैनीताल था। क्या था, नैनीताल। ठीक है, क्योंकि फरुखाबाद था, यार यार फरुखाबाद था, तो फरुखाबाद किसके पास आता है, बरेली और मुरादाबाद के आसपास आता है, तो उधर का जो एरिया था वो नैनीताल ही पड़ता था। ठीक है, इतना आपने लॉजिकली अपने दिमाग में सोच लेना है। ठीक है, चलिए, और 1840 में, ठीक है दोस्तों, 1840 में क्या होता है, 1840 में हेडक्वार्टर श्रीनगर से हम कहाँ लेकर आते हैं, पौड़ी। ठीक है, इतना आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपकी बात क्लियर आई होगी समझ में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ई गार्डनर के बारे में बता रहे थे आपको। तो 1840 में ब्रिटिश ने अपना दूसरा जिला क्या बनाया था, तो पहला जिला श्रीनगर था, 1815 से लेकर 1839 तक पहला जिला श्रीनगर था। दूसरा जिला इन्होंने बनाया था पौड़ी। ठीक है दोस्तों, और इसी के बाद 1835 के ही समय, ठीक है, यहाँ पर आता है, और सेकंड जो हमारे कमिश्नर होते हैं, चलो उनके बारे में भी अभी बता देते हैं। तो 1800, जब ये 9 महीने ई गार्डनर कितने मंथ रहे हैं, 6 माह इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, 6 माह, और इनके समय में पहला भूमि बंदोबस्त इन्हीं के समय हो गया था। और उस समय असिस्टेंट कमिश्नर का कार्य जो कर रहे थे 6 माह के अंतराल में, तो विलियम ट्रेल्स थे। ठीक है, विलियम ट्रेल्स। ठीक है, कल को मैं आपको जो ब्रिटिश कमिश्नर है उसके बारे में पूरी वीडियो देने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, कहाँ से क्या हुआ है, मैंने इससे पहले भी आपको एक वीडियो दी है नोट्स द्वारा, अगर वो आपने अभी नहीं देखी है तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें दोस्तों। ठीक है, चलिए, विलियम ट्रेल्स का नाम आया तो विलियम ट्रेल्स के बारे में जान लेते हैं, और विलियम ट्रेल्स का शुरुआती जो विलियम ट्रेल्स था इसका कार्यकाल कब से रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले जो हमारे विलियम ट्रेल्स हैं, ठीक है, ट्रेल्स जी ये आते हैं, और इनका जो समय शुरू होता है वो 1816 से लेके 1835 तक होता है। कितना, 1835 तक। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, आपको कॉपी पेन साथ में रखना है, क्योंकि मैं फैक्ट के हिसाब से आपको कराने वाला हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से 100% आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, दूसरा भूमि बंदोबस्त किसके कार्यकाल में हुआ, तो कौन कमिश्नर था, तो उस समय कमिश्नर थे विलियम ट्रेल्स। चलिए, और जब कमिश्नर ये आते हैं तो सबसे पहले ये अल्मोड़ा जेल की स्थापना करते हैं।
तो अल्मोड़ा जेल की स्थापना किस कमिश्नर ने कराई थी? ये आपको विलियम ट्रेल्स याद रखना है 1816 में। फिर इसके बाद ये करते हैं 1822 में जेल की स्थापना। कहाँ पर? पौड़ी में। पौड़ी में जेल की स्थापना कब हुई? 1822 में। और 1822 में ही विलियम ट्रेल्स आबकारी विभाग की स्थापना करते हैं। ठीक है, 1822 में। अगर पूछा जाए आबकारी विभाग की स्थापना किस ब्रिटिश कमिश्नर द्वारा की गई थी, तो विलियम ट्रेल्स आपको नाम याद रखना है दोस्तों। क्योंकि अगर मैं फैक्ट से बता रहा हूँ आपको, तो वो आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो परीक्षा में पूछा जा चुका है या पूछा जाएगा भी, बिल्कुल। ठीक है दोस्तों। और भू बंदोबस्त किसने कराया था? तो पहला भू बंदोबस्त किसने कराया था? ये विलियम ट्रेल्स ने कराया था। ठीक है दोस्तों, आपको इतना याद रखना है। 1823 में राजस्व ग्राम जो भूमि अभिलेख है किसने कराया था? ये विलियम ट्रेल्स ने कराया था 1823 में। अगर आपसे पूछा जाए, पूछा गया था परीक्षा में दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड की जो परीक्षा हुई थी उसमें ये पूछा गया था, वीडियो में ये पूछा गया था, राजस्व ग्राम जो भूमि अभिलेखन किसने कराया था, ये किस वर्ष हुआ था? ये 1823 में कराया था, ये विलियम ट्रेल्स द्वारा कराया था। ठीक है, जो गाँव में एक एक प्रधान होता है ना, उसकी भी इन्होंने ही नींव रखी थी यहाँ से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, भू बंदोबस्त को क्या कहा जाता था? ये 80 साला भू बंदोबस्त होता था। अगर आपको पूछा जाए तो भू बंदोबस्त क्या होता था? भू बंदोबस्त तो ये होता था 80 साला। ठीक है, बंदोबस्त। ठीक है, प्रत्येक गांव में ग्राम की जो भूमि है उसका अभिलेखन करना। ठीक है, उसकी नाप तोल। ठीक है, और उस समय संवत चल रहा था 1880 का, इसलिए इसको 80 साला बंदोबस्त कहा गया है। ठीक है, यहाँ तक आपकी बात बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। ठीक है दोस्तों, और किस गवर्नर जनरल ने पटवारी की नियुक्ति की थी? तो ये विलियम ट्रेल्स ने की थी। ठीक है, कब की थी? 1819 में। और कितने पटवारी की नियुक्ति की थी? 9 पटवारियों की आपको नियुक्ति की थी। क्योंकि पटवारी की परीक्षा नज़दीक है, उसी को टारगेट रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए आपके फैक्ट बिल्कुल क्लियर करते हुए चल रहे हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है हमारा, चलिए दोस्तों विलियम ट्रेल्स के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। किस गवर्नर जनरल ने नदियों पर लोहे के सस्पेंशन पुल का जो निर्माण कराया था? जो सस्पेंशन होते हैं ना, जो लोहे की जो लगी लगी होती है, ठीक है, उन्हें उनका निर्माण भी सबसे पहले विलियम ट्रेल्स ने कराया था 1829-30 के आसपास। विलियम ट्रेल ने सरकारी खजाने के लिए कौन सी दो व्यवस्था लागू की थी? तो डबल लॉक व्यवस्था सबसे पहले विलियम ट्रेल्स ने 1824 में की गई थी। इसमें क्या होता था, जो एक चाबी ट्रेजर के पास रहती थी और दूसरी कमिश्नर के पास रहती थी, इमरजेंसी। ठीक है, चलिए 1826 में देहरादून में चांडी क्षेत्र के किस क्षेत्र को किस गवर्नर ने कुमाऊं में मिलाया था? तो ये विलियम ट्रेल्स ने यहाँ पर मिलाया था इसको। ठीक है, चलिए, और किस कमिश्नर द्वारा कोर्ट फ्री स्टाम्प जारी किया गया? तो विलियम ट्रेल्स आपको नाम याद रखना है। चलिए दोस्तों, विलियम ट्रेल्स के लिए इतना ही। और जब विलियम ट्रेल्स के बारे में बताएंगे तो आपको बिल्कुल विस्तार से बताएंगे अगली वीडियो में जो कल आने वाली है। ठीक है, जिसमें मैं आपको कराऊंगा और जितने हमारे कमिश्नर हुए हैं, ठीक है, उन सभी की कल वीडियो आने वाली है। तो दोस्तों उस वीडियो को जरूर देखिए, स्किप मत कीजिए, और क्लास को एक दिन भी आपको मिस नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, मैंने बोला है कि टारगेट विद इन 15 डेज, तो 15 दिन में आपको आपका सिलेबस मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आज वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कुमाऊं क्षेत्र के कल पढ़ेंगे कुमाऊं क्षेत्र के बारे में। ठीक है, चलो रिवीजन करा देता हूँ। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चंपावत को कांदेश्वर पर्वत व विष्णु भगवान का कुर्मा या कच्छा अवतार हुआ है। ठीक है दोस्तों, और कच्छा अवतार जो हुआ है ये विष्णु भगवान का हुआ है। ठीक है दोस्तों जी, वो कांदेश्वर पर्वत के नाम पर मानस खंड के इस क्षेत्र को कुर्मांचल कहा गया है दोस्तों। किस क्षेत्र को? ये कहा गया है कुमाऊं क्षेत्र को दोस्तों। चलिए, कुर्मांचल कुर्मांचल संस्कृत नाम आगे चलकर प्राकृत में कुयुमू और हिंदी में कुमाऊं बन गया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, कुर्मांचल जो शब्द है सबसे पहले ये कुयुमू था। ठीक है, आपको इतना याद रखना है दोस्तों। चलिए, इस क्षेत्र का प्राचीन नाम मानसखंड व कुर्मांचल था। ठीक है, इस क्षेत्र का क्या क्या नाम था आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, मानसखंड व कुर्मांचल था। ब्रह्म व वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, गर्धव, किन्नर, यक्ष, नाग जातियों की वास करती थी। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जो कत्तूरी काल था हमारा, कत्तूरी वंश या कार्तिकेय राजवंश, इसकी स्थापना होती है, मतलब ये किस वर्ष, हाँ मतलब इसका कोई समय था नहीं निर्धारित। ठीक है दोस्तों, तो ये 700 ईसा पूर्व से 1500 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, कत्तूरी वंश के कितने अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं? 9 अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला जो इन वायु पुराण के अनुसार देखा जाए तो कुमाऊं में सबसे पहले आए किरात, फिर आए कोल, फिर आए गर्दम, फिर किन्नर, फिर नाग, फिर यक्ष, ये सभी जाति आई हैं। ठीक है दोस्तों, जाखन देवी जो मंदिर है ये अल्मोड़ा में स्थित है। यहाँ इस क्षेत्र से हमें यक्षों के निवास की पुष्टि हुई है दोस्तों।
किसके निवास की पुष्टि हुई है? यक्षों के निवास की पुष्टि हुई है हमें कहाँ से? चाकन देवी मंदिर से। इस क्षेत्र के बीनानाग, बेरीनाग, कालीनाग, पिघला नाग, बासुकी नाग आदि नाग मंदिर है। यहाँ पर नाग जाति के लिए निवास की पुष्टि हुई है। ठीक है, तो हमें बेरी नाग जो स्थान है दोस्तों, ये हमें प्राप्त हुआ है बासुकीनाग मंदिर के पास से। ठीक है दोस्तों, आपको इतना याद रखना है, जो पिथौरागढ़ में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के नाग मंदिर बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें प्राप्त हुए हैं। बेरी नाग कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में। और जो नैनीशेन हवाई वो है, तो वो भी पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए, पिथौरागढ़ को पहले क्या कहा जाता था? तो पिथौरागढ़ का पहला नाम था सोर घाटी। ठीक है, आपको सोर याद रखना है। बेरीनाग मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है दोस्तों। नाग मंदिर में सबसे प्रसिद्ध मंदिर जो है बीना नाग है, बेरीनाग मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है। मानस खंड के अनुसार जागेश्वर धाम में शिवजी ने तपस्या की थी और कार्तिकेय का जन्म यही हुआ था। तो अगर पूछा जाए मानस खंड के अनुसार जागेश्वर जो धाम है, ठीक है, इसमें किसने तपस्या की थी? ये शिव भगवान ने तपस्या की थी और कार्तिकेय का जन्म यही हुआ था। जागेश्वर धाम कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से अक्षय जो यक्ष हैं उनकी यक्षों की निवास की पुष्टि हुई है जागेश्वर धाम से भी। महाभारत के अनुसार ऋषि धूम्या सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के बारे में बताते हैं। ठीक है दोस्तों, किरातों की भाषा क्या थी? मुंडा थी। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है किरातों की जो भाषा थी वो क्या थी? मुंडा थी। ठीक है दोस्तों, आपको इतना याद रखना है। और जो कार्तिकेय वंश थी उनकी जो लिपि थी वो कौन सी थी? वो कुटिला थी। और कार्तिक वंश के जो अभिलेख मिले हैं उसमें कितने शासकों का वर्णन है? उनमें 14 शासकों का आपको वर्णन मिलता है। कुमाऊं में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार खसों के समय हुआ। बिल्कुल समय कई बार ये आ चुका है आपके सामने, अभी भी देखो तीसरी बार ये आ रहा है। ठीक है, कुमाऊं में बौद्ध प्रचार किसने किया था? तो ये खसों ने किया था। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में पाए जाने वाले शिलालेख, कालसी शिलालेख, लाखा मंडल, सिरोली और माणापास शिलालेख। कालसी हमें अशोक के जो शिलालेख हमें प्राप्त हुए हैं वो कालसी से प्राप्त हुए हैं, 257 ईसा पूर्व वाले। ठीक है, लाखा मंडल ये देहरादून के पास है। सिरोली ये भी, इसके बारे में सबके बारे में विस्तार से बिल्कुल पढ़ने वाले हैं दोस्तों। बिल्कुल आपको जीरो से बिल्कुल सब कुछ मिलने वाला है दोस्तों। आपका कोई भी टॉपिक कहीं भी आपसे मिस नहीं होने वाला। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो आप बिल्कुल पेशेंट होकर तैयारी कीजिए, आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप कराई जाएगी। पर एक चीज़ याद रखना दोस्तों, आपको नोट अपने हाथ में कॉपी पेन लेकर जरूर बैठना है, तभी आप इस वीडियो का मजा ले सकते हो और तभी जाके आप पेपर को अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो कालसी लेक के अभी बारे में थोड़े पढ़ लेते हैं। इसकी खोज जो मी फॉरेस्ट ने 1860 में की थी। ठीक है, ये मैंने कालसी लेक के बारे में आपको थोड़ा सा बताया है। ठीक है दोस्तों, यह अशोककालीन शिलालेख 1857 ईसा पूर्व का है। यह लेख पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, इस लेख में जो अशोक ने घोषणा की है, मैं राज्य के हर स्थान पर मनुष्य पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था कर दी है तथा लोगों को सिंहासन त्यागने व अहिंसा अपनाने की बात कही है। ठीक है, जो इस पे शिलालेख पे जो लिखा हुआ है, ठीक, अशोक द्वारा, वो ये लिखा हुआ है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। कालसी के अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंग व क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द कहा गया है। ठीक है, यह लेख यमुना व टोंस नदी के संगम पर स्थित है। कालसी का प्राचीन नाम सूदनगर था, कलकोट। ठीक है, और जो हमारे गोरखा थे, ठीक है, वो 1804 में यहीं पर आक्रमण करते हैं और जिससे 1804 में हमारे गढ़वाल पर ये अपना अधिकार कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, और गढ़वाल पर सबसे पहले और कुमाऊं पर कब करते हैं? 1790 में। ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद रखना है। चलिए, कुनिंदो की राजधानी क्या थी? तो कुनिंदो की राजधानी कालसी थी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। कालसी से देख लेते हैं। इस लेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। जोनसर बाबर लाका मंडल राजकुमारी ईश्वरी का मिलता है। जो ये राजकुमारी ईश्वरा है दोस्तों, ये किस वंश से थी? ये यादव वंश से थी। ठीक है, और इसके अनुसार यमुना का उत्पादन यादव के शासन था। ठीक है, देवप्रयाग में कल्पना गुथाओं के अंदर दीवारों का लेख मिला है। नैनीताल में बाड़ावाल से ईंटों पर उत्कीर्ण लेख मिले हैं। ठीक है, ईश्वरा देवी के। ठीक है, लाका मंडल जो देहरादून में स्थित है। गोपेश्वर में बाड़ाहाट से त्रिशूल लेख मिले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, गोपेश्वर बाड़ा क्षेत्र से त्रिशूल लेख मिले हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, गोपेश्वर के साथ रुद्रशिव मंदिर व 6 शताब्दी के नागपति नाग, 12वीं सदी के अशोक चल के त्रिशूल लेख मिले हैं। तो अशोक चल के बारे में आया है। तो अशोक जो था ये कहाँ का प्रतापी राजा था? तो ये नेपाल का के टोडी का प्रतापी राजा था। ये 1191 में हमारे गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, देवलगढ़ व कोलसारी मूर्ति पीढ़ी का लेख मिले हैं। ठीक है, कुशाणी मुद्रा मुनि की रेती व सुमाड़ी से मिली हैं। कार्तिक राजाओं को ताम्रपत्र लेख पंडेश्वर से 4 कंडार व 1 बैजनाथ प्राप्त हुआ है।
अल्मोड़ा के सिक्के कुनिंद शासकों से संबंधित जिनमें शिवदत्त, शिवपालिक, हरिदत्त, गोमित्र के नाम लिखे हुए हैं। जो हमारी तीसरी सदी के हैं मुद्रालेख वो मोर ध्वज से प्राप्त हुए हैं। तो मोर ध्वज का पूरा नाम गोविशान है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, जिसे वर्तमान में उधम सिंह नगर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज तक की वीडियो हम यहीं पर रखते हैं दोस्तों। सब वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। ठीक है, तो इतना अगर आपको समझ नहीं आया तो कल हम एक रिवीजन रख लेंगे। ठीक है, इसमें एक रिवीजन करा देंगे। ठीक है, और कल हम जो करेंगे ब्रिटिश शासन करेंगे। ठीक है, एक ब्रिटिश शासन की हमारी क्लास आएगी और एक आएगी उत्तराखंड जो सीरीज़ हमारा चल रही है बेसिक सीरीज़, उसमें हम ऐसे ही आपको परीक्षा वाणी से कल कराने वाले हैं। ठीक है, जितना भी आपने ये अभी तक पढ़ा है ये पढ़ा है वन लाइनर के हिसाब से। कल आप बेसिक पढ़ने वाले हो क्वेश्चन और आंसर के हिसाब से, एमसीक्यूज के हिसाब से, वो परीक्षा वाणी से पढ़ने वाले हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना है दोस्तों।